आज हमारे साथ में है बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर जिनके चैनल का नाम है एसेट योगी। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली मुकुल जी। What an energy, sir. YouTube क्रिएटर्स के लिए ये वैसा वाला प्लेटफॉर्म हो गया है जैसे टीवी वाले सब लोग कपिल शर्मा शो में जाना चाहते हैं। आई थिंक ऑल क्रिएटर्स वांट टू कम हियर। अरे थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे जो भी आपके माइंड में है फाइनेंस से रिलेटेड। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ बट मेरे घर से जैसे कुछ पैसे आते हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनको कहीं इन्वेस्ट करूँ क्योंकि पैसे बच जाते हैं बट मुझे पता नहीं रहता है कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, जिस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस चीज़ को मैं कैसे मैनेज करूँ। तो देखिए आई थिंक सबसे पहले ना आपको अपने लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट उठा लीजिए, मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं जी। तो आपका जो भी पैसा आ रहा है उसको है ना आप एक अपना लर्निंग किटी बना के चलिए। क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल नहीं है ये कि आप ये सोचें कि मैं इससे करोड़पति बन जाऊं, है ना। तो आपको पहले ध्यान देना है कि मेरी कैपिटल कैसे बड़ी हो। तो कैपिटल बड़ी करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले सीखना होगा। सो आप एक छोटी शुरुआत कीजिए, इसको आप ना एक लर्निंग एक्सपीरियंस में आप इन्वेस्ट कीजिए। आप कहीं पे एक छोटा सा अकाउंट खोलिए जहां पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हैं, स्टॉक्स में करना चाहते हैं, चाहे गोल्ड में करना चाहते हैं, आजकल आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बॉन्ड्स में करना चाहते हैं, सारी चीजें आज की डेट में ऑनलाइन होती हैं। तो आप मेरे हिसाब से लर्निंग पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए और एकदम से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एकदम से हम सडनली करोड़पति बन जाएं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा अपना जो स्टैंड पॉइंट है। ओके सर। आपकी कोई स्टेबल जॉब नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना कहीं से कोई पैसा आ रहा है। ये जो पैसा आ रहा है घर से आ रहा है, घर से आ रहा है। तो मैं अभी इस पैसे को यूज करूंगा अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मेरे को अभी जो मैं कर रही हूँ वो तो मैं कर ही रही हूँ, उसके साथ साथ में मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है। तो उसके लिए आप कहीं पर कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए और सब चीजों के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं बहुत सारे। तो वहां पर आप जाएंगे, वहां पे और तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे। मानो वीकेंड पे क्लासेस हो रही हैं, तो वहां से जब आप सीखोगे तो उसकी जो रिटर्न आएगी लॉन्ग टर्म में, मानो अगर आपको सैलरी मिलने वाली है 50,000 रुपए और इसकी वजह से ये जो आप अलग अलग कोर्सेज करोगे उसकी वजह से वो बढ़ करके हो जाती है 70,000 रुपए। तो ये सिर्फ 20,000 रुपए नहीं है, 20,000 इंटू 12 कितना हुआ, 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए हर साल का, तो 10 साल में कितना हुआ, 24 लाख नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम और मनी ऑन थिंग्स जो कि आपको कोई रिटर्न नहीं देने वाली। वो क्या हो सकता है, हमने खर्च दिया, मानो कपड़ों पे खर्च दिया, इस पे खर्च दिया, उस पे खर्च दिया, तो वो तो एक्सपेंस ही हो गया। दूसरा है आपने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, यहां पे वहां पे। मैं कह रहा हूं दोनों ही मत करो। मेरे अकॉर्डिंग आप अभी पैसा लगाओ अपने आप को और बेटर बनाने में इन टर्म्स ऑफ अ कैंडिडेट, अगर आगे जाकर के आपको जॉब करनी है तो। और साथ में आई थिंक जैसे आप इंटरेस्ट कह रहे हैं, अगर इन्वेस्टिंग में ही इंटरेस्ट है तो उसके अंदर भी आप लर्निंग कर सकते हैं, उसमें भी आपका स्किल सेट बढ़ ही रहा है। है ना। जैसे सर ने बोला कि आप अपने स्किल्स बढ़ा रहे हैं, आप जो भी अपस्किलिंग कर रहे हैं वो अपस्किलिंग आपकी इन्वेस्टिंग में भी हो सकती है इफ दैट इज योर इंटरेस्ट। अदरवाइज यस डेफिनेटली अपस्किलिंग में जो रिटर्न्स हैं वो तो किसी में नहीं हो सकता। वॉरेन बफेट भी यही बोलते हैं कि उसमें तो इनफाइनाइट रिटर्न्स हो सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी है उसकी। बट अगर आपका उस अपस्किलिंग में इन्वेस्टिंग एक एरिया है जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसके अंदर भी सीख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। मैं एक बार आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपका खुद का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो क्या है, कितना कितना परसेंटेज कहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया? बड़ा ये हाँ, मैंने 2-3 बार इसका इनफैक्ट आंसर भी किया है। और ये ना मेरा भी जैसे ये एज ग्रुप है ना, मेरा हर एज ग्रुप में चेंज होता रहा है पोर्टफोलियो। सो स्टार्टिंग जो मेरी हुई थी, मुझे स्टॉक्स का उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, मेरी स्टार्टिंग हुई रियल एस्टेट से। सो वहाँ मेरी गलतियाँ ये रही कि मैंने रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया इनिशियली, और जो मेरे को शायद नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे उस टाइम पे आपको याद होगा 2005-06 में बड़े सारे रियल एस्टेट स्कैम्स भी आते थे। आई नो। तो मैंने हालांकि सबसे पहली इन्वेस्टमेंट एक चेन्नई में करी थी। वहाँ पे मुझे लगा यहाँ तो अच्छे बिल्डर्स हैं, आराम से रिटर्न्स कमा पा रहे हैं, तो सेम चीज़ मैंने एनसीआर में अप्लाई कर दी। ठीक है, वहाँ मुझे टाइम पे मिल गया था फ्लैट। यहाँ पे अब मैंने 2 बुकिंग्स डाली और दोनों मेरे आज तक भी लीगल केसेस चल रहे हैं।
सो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, स्टॉक्स में अब मुझे करना चाहिए। स्टॉक्स में भी डेफिनेटली लर्निंग हुई, स्टॉक्स में पैसा डाला काफ़ी। ये कितने टाइम पहले आपने शुरू किया स्टॉक्स में पैसा डालना? स्टॉक्स में पैसा डालना, देखिए मैंने म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू किया था 2004 में, जब मेरी 2003 में पहली जॉब लगी थी। थोड़ा सा पैसा आया, 2004 में मैंने म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू करा। उसके बाद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया 2009-10 के अराउंड। तो पहले तो मुंह की खाई वहां पे भी, मैं बोलने वाला था, शुरू में तो लॉसेस हाँ आपको मिले तो होंगे। शुरू हाँ। में ऐसा ही था कि अगर मैंने 5 स्टॉक्स उठाए तो उसमें से 4 डूब गए। लेकिन फिर थैंकफुली कुछ स्टॉक्स में अच्छा करना भी शुरू किया, तब मेरी रिसर्च मुझे काम में आनी शुरू हुई, वो स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस मिला। आज की डेट में अगर आप मेरे से बात करेंगे तो अब मेरा अपने खुद के बिजनेस में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, खुद का प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज़ वन। नंबर 2, स्टार्टअप्स में भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में आपको जो लो बेस का इफेक्ट है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। क्योंकि स्टार्टअप्स में जब आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत अर्ली स्टेज में आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये मेरे फिलॉसफी से मैच करता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरे इस साल का आप पूछेंगे तो मेरा 100% पैसा इक्विटी में जा रहा है अभी। तो इक्विटी इन द सेंस कि Equities स्टार्टअप्स में जा रहा है एज एन एंजल इन्वेस्टर, या फिर स्टॉक्स में जा रहा है, या म्यूचुअल फंड में जा रहा है? बिजनेस इज ऑल्सो इक्विटी। मैं अपने Right. धंधे में भी वो इन्वेस्ट कर आपके रहा हूँ, अपने बिजनेस में आप कर रहे हो, उसमें तो 70-80% जा रहा है। तो 70-80% आपके अपने बिजनेस में चला गया, बाकी का जो बचा 20-30% वो कहाँ जाता है? अभी इस कैलेंडर ईयर की बात करूं तो मेरा मैक्सिमम स्टार्टअप्स में गया, बाकी का बचा हुआ, और थोड़ा बहुत पब्लिक स्टॉक्स में, और कुछ पैसा हाँ मेरा ऑब्वियसली रियल एस्टेट में भी है। मेरे मतलब रेंटल इनकम बनाने के लिए मैंने कुछ अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी बना लिया था। रेजिडेंशियल या कमर्शियल? मिक्स है, बट अगर किसी को सजेस्ट करूंगा मैं, ऑब्वियसली कमर्शियल बेटर है, मगर अगर घर खरीदना है तो घर खरीद सकते हैं। घर अपने रहने के लिए, घर इज, यू शुड नॉट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। हम लोग क्या गलती करते हैं, पहले घर लेते हैं अपने खुद के रहने के लिए, वो तो चाहिए ही, नहीं तो रेंट पे हर साल शिफ्ट करते रहो, हर साल 2 साल में, राइट? तो अपने लिए घर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बेनिफिट्स हो जाते हैं, काफी सारे एग्जेम्पशंस हैं। बट जो दूसरा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में, वो हम क्या करते हैं, रेजिडेंशियल में करते हैं। ये गलती है, क्योंकि रेजिडेंशियल में जो रिटर्न है, यानी जो रेंटल इनकम है, वो अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो बहुत ही कम है, हार्डली 1 और 2%। हाँ, अगर आप खाली रेंटल यील्ड की बात करेंगे तो रेंटल यील्ड दिल्ली जैसे जगह पे 2% मिलता है। रेंटल यानी कि जितना भी आपका रेंट आया डिवाइडेड बाय दी प्रॉपर्टी कॉस्ट, वो 2% होती है, और थोड़ा बहुत कैपिटल एप्रिसिएशन मान लीजिए 4-5% का। तो अगर आपको 6-7% मिल रहा है तो इतनी तो महंगाई बढ़ जाती है, इसीलिए कोई खास फायदा नहीं है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। वो भी काफ़ी टाइम तो बढ़ भी नहीं रही है प्रॉपर्टी, तो वो नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है। प्लस आप अगर आपने लोन पे खरीदा है तो वो नेगेटिव रिटर्न्स हो जाते हैं, क्योंकि आप इंटरेस्ट हर साल भर रहे हैं। हाँ। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, मेरे को 10 साल हो गए, मैं अपना फैमिली बिजनेस जो है पापा का वो रन कर रहा हूँ। हमारा जो बिजनेस है वो क्लॉथिंग का है। पहले मैं पापा के साथ ही काम करता था, फिर मेरे को लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम थोड़ा लाइन चेंज करें। जैसे मैं हूँ, मेरे भैया भी साथ में आए हुए हैं, और हम चाह रहे हैं कि फूड जो आजकल डिमांड में ज़्यादा है, जैसे कि फास्ट फूड हो गया, बेवरेजेस वगैरह हो गए, तो इसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमें ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है उसका हमको फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करना चाहिए, या हमें खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ऐसे बिजनेस में कूद रहे हैं जिसकी आपकी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है, तो फ्रेंचाइजी इज़ अ बेटर ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि 2007-8 में जब मैंने अपना MBA पास किया था, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स में काम करना चाहता था, बट स्टार्टअप्स थे ही नहीं, तो लगा फिर खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप फ्रेंचाइजी से सीख सकते हैं, तो वो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है। बट एनीवे वो आपकी चॉइस भी है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे को स्टार्टिंग से ही अपना ब्रांड बनाना है, लेकिन आप जो भी करें पहले उसके अंदर ना रिसर्च ज़रूर कीजिए। अगर आप अपना खुद का भी ब्रांड बना रहे हैं तो 1 साल तक ना आप उसको स्टार्ट मत करना, आप पहले 1 साल तक उसके बारे में पढ़ाई करना कि बाकी लोगों ने कैसे किया, ब्रांड कैसे बनाया। और जैसे आप अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर भी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं ब्रांड नहीं है, आप बहुत सारे लोगों के साथ compete कर रहे हैं। यस सर। तो चाहे आप अपने क्लोथिंग की बात करें, बिजनेस की, जब आप ब्रांड बनाएंगे तो नेचुरली लोग अट्रैक्ट होंगे। और ब्रांड बनाना सर ओवरनाइट खेल नहीं है, उसमें टाइम लगता है, उसमें सालों लग जाते हैं। संदीप माहेश्वरी इज नॉट एन ओवरनाइट ब्रांड। 10 साल हो गए हैं इनको शायद यूट्यूब पे ही। राइट, 10 साल हो गए। यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि आप ये कह रहे हो कि अभी 10 साल का आपको एक्सपीरियंस है, आपको और आपके ब्रदर को। आपके ब्रदर भी आए हुए हैं साथ में, राइट? थोड़ा सा आप लोग मेरे को बताइए अपने बिजनेस के बारे में। सर मेरे फादर जो है वो पिछले 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं क्लोथिंग का,
और हमने रेडीमेड का स्टार्ट किया। इनिशियली तो मेरा भाई भी उनके साथ ही था क्लोथिंग में, और पिछले 4 या 5 साल से हम गारमेंट्स का काम कर रहे हैं। गारमेंट्स किस तरह के? फेमिन के, मेन के? फैमिली शोरूम है जिसमें किड्स का भी मिलता है और मेंस का और लेडीज़ का सब मिलता है। किड्स का भी है, मेन का भी है, लेडीज का भी है। जी। आपने कहीं पे शॉप खोल रखी है या कोई शोरूम खोल रखा है? जी सर। तो अभी हमारे टोटल 4 काउंटर हो रखे हैं, जिसपे एक पे मेरे पापा बैठते हैं, एक पे मैं बैठता हूँ, एक पे मेरा भाई बैठता है और एक मेरे बड़े पापा का काउंटर भी है। लेकिन अब ओवर द टाइम हमको ये फील हुआ है कि इसके अंदर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रेडीमेड गारमेंट में डेड स्टॉक की। स्टॉक बहुत डेड होता है और हमको इन्वेस्ट बहुत करना पड़ता है, स्टॉक बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि हर कस्टमर को आज ऑप्शंस चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस स्पेशली जब से आ गया है कि हमको और भी दिखाओ और भी दिखाओ, तो हमको ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़ा ट्रेडिशनल वे है। हमने इसको ट्राई भी किया हम ऑनलाइन लेवल पे करें, लेकिन उसमें थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा हो रही है। उसमें किसी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को भी हमको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा हॉट, जो सबसे डिमांडिंग चीज़ है वो है F&B। तो हम सोच रहे हैं कि इसका हम स्टार्ट करें। तो अभी यही कन्फ्यूजन था दिमाग में, और हम ये जो कर रहे हैं इसमें हम थोड़ा बहुत हमारा इन्वेस्ट करें, लेकिन मेजर पार्ट इसमें हम कहीं से लोन ले रहे हैं। तो जो आप नया काम करने वाले जी। हैं F&B से रिलेटेड, राइट? चाहे फ्रेंचाइजी लेंगे चाहे अपना करेंगे। जी सर। तो हम केवल उस ब्रांड पे, फ्रेंचाइज पे एक ट्रस्ट करके कि नहीं ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, हमको इतना, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड भी नहीं है इसका, तो वो सब रेसिपीज़ वगैरह हमारे को ट्रेनिंग सब वो देके देंगे। तो हम उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि उनका मतलब अच्छे खासे आउटलेट्स है, तो हम उनका काम करेंगे तो हमको रेवेन्यू भी अच्छा मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी पूछनी थी। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपकी जगह होऊंगा तो क्या करूंगा? मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये करो ये मत करो। आई एम नॉट गिविंग यू एन एडवाइस और अ कंसल्टेंसी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है? तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं F&B में कभी भी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस किस में है? 10 भी क्या बल्कि 30 साल का एक्सपीरियंस है अगर देखा जाए तो आपकी पूरी फैमिली का। गारमेंट्स में है, रोटी कपड़ा मकान। अब आप चाहे रोटी का बिजनेस करो चाहे कपड़े का करो, ये हमेशा के लिए रहने वाला है। अगर आपको लग रहा है F&B में कंपटीशन नहीं है तो ये आप गलत सोच रहे हैं। जब आप जाएंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि जो आप कह रहे हो कि इसमें क्या होता है कपड़े के काम में कि जो स्टॉक नहीं बिकता है वो इन्वेंट्री बेकार हो जाती है। ये प्रॉब्लम आपको F&B में भी आने वाली है। F&B में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है? हर चीज पेरिशेबल होती है। कपड़ा तो फिर भी पेरिशेबल नहीं होता है, कम करके सेल लगा के बिक तो जाएगा ना मरे से मरे दामों पर, लेकिन खाना एक बार सड़ गया, एक्सपायर्ड हो गया, तो क्या करोगे उस खाने का? तो F&B का बिजनेस बाहर से देखने में जितना आसान लग रहा है, अंदर से जो करता है उसके लिए तो आसान है, जो 10 साल से कर रहा है। आप अगर आज जाओगे तो आपके लिए कोई आसान नहीं है। दैट इज 1। दूसरा, फ्रेंचाइजी के ऊपर हम क्या करते हैं? हम ये समझते हैं कि ब्लाइंडली हमने किसी की फ्रेंचाइजी ले ली और बाकी तो काम हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि फ्रेंचाइजीज देते हैं, यानी कि ओनर्स हैं, तो मुझे अंदर की सारी बातें पता है। बहुत बार क्या होता है, उनकी जो फ्रेंचाइजीज खुलती है ना उसमें से बहुत सारी बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि जो पर्सन उस फ्रेंचाइजी को चला रहा है उसका भी स्किन इन द गेम होना बहुत जरूरी है। उसकी भी थोड़ी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, टाइम, उसको सब कुछ देना पड़ेगा उसमें, तब जाकर के वो काम चलता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहां पे, और वो भी एक दिन में नहीं चलता है। ऐसा नहीं आज आपने खोला और कल चल गया। तो ध्यान से समझिए मेरी इस बात को। ये हम सब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बिजनेस में। ये सब करते हैं। हम क्या करते हैं? अपनी लाइन को चेंज करने के बारे में सोचते हैं जब इस लाइन में प्रॉब्लम आती है। अरे जो भी प्रॉब्लम आ रही है ये आपकी अपनी लाइन है। इसको ऐसे देखो, आपकी अपनी एक जिंदगी है, मेरी अपनी एक जिंदगी है। आप कहोगे यार इसकी जिंदगी बहुत बढ़िया है, क्यों? दूर से देख रहे हो। अगर 2 दिन के लिए हम अपनी बॉडीज एक्सचेंज कर लेना, हमारी ब्रेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती है। आपको मेरी लाइफ जीने के लिए मिलती है 1 हफ्ते के लिए, और मेरे को आपकी लाइफ जीने के लिए मिलती है। आपको क्या लग रहा है यहां पर इस बॉडी में आने के बाद में आपको बहुत मजा आने वाला है? ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मिलेगा और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको लगता है मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं अपनी जिंदगी से? नहीं सर, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बट जिस लेवल पे मैं अभी हूँ उसके कंपेयर में मैं उस टास्क को, जो आप जिस लेवल पे आप उनको सॉर्ट आउट करते हो, जितना इजीली लेट गो कर देते हो, उस लेवल पे शायद मैं नहीं कर पाऊँ। और मैं अगर आपकी जगह पे आ जाऊंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है उस सिचुएशन को टैकल करने का। मेरे को 2-3 साल लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने में कि मैं आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको टैकल कर सकूं। मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को तो टैकल कर सकता हूं, आपकी लाइफ की कैसे करूंगा? तो ये F&B के चक्रों से बाहर आ जाओ। या मैं आपको ये नहीं कह रहा आप बाहर आ जाओ, अगर मैं होता तो मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। मैं क्या करता, अपनी लाइन है, 10-20 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस है, इस लाइन में बहुत कुछ किया जा सकता है। आपको एक मजेदार बात बताऊं, बहुत कमाल की, मजा आ जाएगा सुन करके। इस वक्त आई कैन गिव इट टू यू ऑन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर इन राइटिंग कि जो लोग F&B में लॉसेज उठा रहे हैं, यानी कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों के रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं, वो भी पता है क्या सोच रहे होंगे अपने घर में बैठ करके?
कि मेरे को क्लोथिंग का काम करना है, गारमेंट इंडस्ट्री में आना है, ये काम बढ़िया है, ये कहां मैं F&B के चक्करों में पड़ गया। तो अगर वो आपकी लाइन में आएंगे, क्या वो डे 1 से आपसे कॉम्पीट कर पाएंगे? आपके पास में पीछे से सप्लायर्स हैं, पूरी एक चेन बनी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, एक फोन करते हो सारे काम हो जाते हैं, आपको सारा पता है अंदर का कैसे होता है, क्या होता है। बस प्रॉब्लम क्या है, आप अभी ऑफलाइन कर रहे हो और धीरे धीरे हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। तो आपको अपने ही बिजनेस से रिलेटेड अपने आप को अपग्रेड करना है बॉस। आपको ऑनलाइन दुनिया को समझना है कि ऑनलाइन दुनिया क्या है। तो वहां से पैसा कमाना आपके लिए कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का काम है, और एक नई इंडस्ट्री में जाना F&B में या किसी में भी, और वहां पे जाकर के पैसा कमाना, वो कुछ सालों का काम है। वहां पर जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यहां पर हारने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ये काम छोड़ करके हम एक ऐसे काम में क्यों जा रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। जैसे संदीप जी ने बोला, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि जिस चीज़ में हमें नॉलेज है उस इंडस्ट्री में हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अब उस इंडस्ट्री में आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा घोड़ा बहुत तेज़ भाग रहा है और उस घोड़े पे मैं चढ़ जाऊं। अब मैं आपको अपना एग्जांपल भी देता हूं। मैं ना ब्लॉग्स लिख रहा था, assetyogi.com ब्लॉग था मेरा पहले। फिर सडनली पता चला कि वीडियोस का तो बहुत तेज़ घोड़ा भाग रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है। सीक्रेट बता रहा हूं मैं, बहुत सारी ब्रांड्स का ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेजॉन तेज घोड़ा है भागने का, उसके ऊपर सवार हो गए, फ्लिपकार्ट पे सवार हो गए, आज की डेट में जोमेटो के ऊपर सवार हो गए, स्विगी के ऊपर सवार हो गए। आज की डेट में आप F&B बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्लाउड किचन खोल रहे हैं लोग, दिखता भी नहीं आउटलेट तो कि कहां से आ रहा है। कितने बड़े बड़े बिजनेसेस बन गए। कोई इतना तेज घोड़ा भाग रहा है क्या कि आप जिस पे चढ़ पाएं। यूट्यूब से बहुत सारे बिजनेसेस शुरू हो चुके हैं, कुछ $1 बिलियन कंपनीज बन चुकी हैं। बात यह है कि क्या आप ऐसा घोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपको सूट करे, जहां पे आप काम कर सकते हैं, और उस घोड़े पे सवार हो जाइए। और ये बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई खराब बिजनेस नहीं है। फैशन बिजनेस इज अ गुड बिजनेस। यहाँ पे हर साल नए कपड़े चाहिए लोगों को, इतना तेज होता है चेंज। लेकिन ना आपको ब्रांड बनानी पड़ेगी जिससे लोग अट्रैक्ट हो कि हाँ इस ब्रांड का कपड़ा खरीदना है हमको। अब हम जैसे बोलते हैं ना, काफी लोग बोलते हैं कि XYZ का ईयरफोन खरीदना है, ठीक है, ABC का फोन खरीदना है। तो वो अगर आप ब्रांड अगर आपने एक बार बना लिया तो वो पुल मार्केटिंग होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।